इंडियन स्टॉक मार्केट जहां डेली का 250 से 300 लाख करोड़ का माल खरीदा और बेचा जाता है। एंड देखो, इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हमने डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अभी तक 1 रुपये भी इन्वेस्ट ना किया हो, लेकिन पहले से ही हमारा पैसा कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। जैसे पीएफ फंड्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर कोई होते हैं तो उनका पीएफ कटता है, पेंशन भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। बैंक भी अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इंश्योरेंस कंपनी, उसके थ्रू भी हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। एंड म्यूचुअल फंड एसआईपी, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे। इसमें एक फंड मैनेजर काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेकर कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर कर उनके लिए रिटर्न जनरेट करके देता है। सो लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो एक एग्जांपल के थ्रू स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने शहर में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि वो रेस्टोरेंट ना इतना अच्छा आप मेंटेन करके चलते हो, इतना अच्छा फूड क्वालिटी आप प्रोवाइड करते हो कि लोगों को ना बहुत पसंद आता है। सो ऐसे ही चलते चलते 1 साल बाद आपको अपने रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आने लगता है। बट देखो क्या रहता है कि अब इतने में संतुष्टि आपको होती नहीं है। एंड आप सोचते हो कि अभी मेरा 1 साल हो चुका है रेस्टोरेंट में, एंड अगर मैं 2-3 रेस्टोरेंट और खोल लूँ अपने आसपास के शहर में, सो एक अलग ही ऑरा बन जाएगा एंड बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा आने लगेगा। बट उसके लिए आपको ना कहीं फंड्स की ज़रूरत रहती है। एंड फंड्स अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपको उसका इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। एंड अगर देखो किसी तो उधार लेते हैं तो एक टाइम बाउंडेशन के साथ मिलेगा। वो टिक 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 करके घड़ी चलती रहेगी, सामने वाला ही फ़ोन लगाए कि यार पैसे दे दो, अब तो बढ़िया कमा रहे हो। तो आप क्या करते हो, आप दिमाग लगाते हो कि यार मेरा ना यार अच्छा खासा बिजनेस जम चुका है पहले से ही। मैंने 5 लाख से स्टार्ट किया था, अब कहीं ना कहीं मेरे पूरे बिजनेस की वैल्यू 1 करोड़ के आसपास की आ चुकी है। सो आप क्या करते हो कि आप ना 2 बढ़िया से लोगों के पास जाते हो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है एंड जिन्हें बिजनेस करना नहीं आता लेकिन इन्वेस्ट करने का उनका काफी सारा मन है। सो आप उनसे मिलते हो एंड आप उन्हें बताते हो, देखो अपन ने बढ़िया शहर में औरा तो जमा के रखा है एंड अपन प्रॉफिट भी अच्छा कर रहे हैं एंड बिजनेस का अपना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। सो देखो इतने प्लस पॉइंट अपने पास हैं एंड 2-3 अपन रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, तो साथ में हाथ मिला लेते हैं। आप पैसा दे दो, मैं काम दे देता हूँ। सो आप क्या करते हो, उनको 30% की हिस्सेदारी अपने बिजनेस में दे देते हो एंड उसके बदले में वो आपको अच्छा खासा फंड्स दे देते हैं जिससे आप अपना बिजनेस और ग्रो कर पाओ। सो कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि अब वो आपके बिजनेस में काम करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आपको ऐसा पैसा मिल गया जिसकी ना आपको ईएमआई भरनी है, ना कोई इंटरेस्ट है या ना कोई टाइम बाउंडेशन है कि आपको वापस करना है, ठीक है। लेकिन यही सामने वाले का सिनेरियो अगर अपन देखें कि उन्होंने जो पैसा दिया है, देखो उन्हें बिजनेस करने के लिए नहीं आना है डेली, उन्हें डेली आके शटर नहीं खोलना पड़ेगा, डेली आके मैनेजमेंट नहीं देखना पड़ेगा। सो उन्हें काम नहीं संभालना पड़ेगा। सो उनका ये बर्डन कम हो गया और उनका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया पहले से, जो काफ़ी अच्छा मार्केट वैल्यू में एक अच्छी फेस वैल्यू पर चल रहा है। सो अब क्या होता है कि जैसा आपने सोचा था ठीक वैसा ही हो जाता है कि 2-3 रेस्टोरेंट भी हो गए एंड अब इतना अच्छा बिजनेस ग्रो हो गया आपका। 3 साल में आप बिजनेस में इतना अच्छा ग्रो कर गए कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की वैल्यू तक पहुंच जाता है। देखो यही कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चलो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज रहती है ना, वो किस तरीके से वर्क करती हैं अपने बिजनेस के रिलेशन में ही, ठीक है। सो देखो होता क्या है कि हमें जो बिजनेस में फंड की ज़रूरत थी वो काफ़ी कम फंड की ज़रूरत थी। तो हमें जो 2 लोग मिल गए उनके थ्रू हमारे रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी फंड्स की। लेकिन स्टॉक मार्केट की कंपनी जो है ना, तो अब लोन लेना और उधार लेना ये उनको भी पसंद नहीं है। तो अब मेन मुद्दा यही है कि देखो बिजनेस ग्रो करने के लिए फंड चाहिए, ठीक है। अब जैसे किसी कंपनी को अब चाहिए ही कम से कम 10,000 करोड़ चाहिए, किसी को लाखों करोड़ों चाहिए। तो कोई एक सिंगल पर्सन शायद उन्हें इतना पैसा नहीं दे सकता है। लेकिन जब मान लो 2-4 करोड़ लोग मिलकर भी हजार हजार रुपए दे दे तो भी उनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए आ जाते हैं। उसके बदले में वो कंपनीज को अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी उन सारी पब्लिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है।
अब वो कंपनियां क्या करेंगी, अब देखो कहीं चौराहे पर जाकर खड़े होकर ये तो नहीं चिल्लाएंगी कि हमें पैसा दो पैसा दो, क्योंकि देखो अगर हम कपड़े लेने जाते हैं उसका एक अलग मार्केट होता है, हम कुछ सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो एक अलग सब्जी मंडी होती है। सो हर प्रोडक्ट्स का ना एक अलग मार्केट रहता है, तो कुछ भी अलग टाइप के पर्टिकुलर चीज़ रहती है तो हम उस टाइप के मार्केट में ही जाते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर हमें किसी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए तो हम स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, किसी बिजनेस किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं, और किसी कंपनी को अगर फंड्स चाहिए अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए तो वो स्टॉक मार्केट में आ सकती है। तो एक तरफ कंपनीज हो गई और एक तरफ कौन लोग हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, हम जैसे लोग। ठीक है, क्योंकि एक तरफ पैसा है और एक तरफ बिजनेस है, और ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को पूरा सर्कल फुलफिल करते हैं। अब देखो कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू। अब आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री जब करती है पहली बार कंपनी वो पब्लिक के लिए अपने शेयर्स ऑफर कर रही होती है कि आप आइए और हमारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदिए। एक तरीके से ये नोटिफिकेशन टाइप का हो जाता है, एंड वहाँ पर लोग स्टार्टिंग में बोली लगाते हैं, एंड जब उस कंपनी का शेयर लिस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में तो फिर डेली बेसिस पे जैसे ट्रेडिंग वगैरह चीज़ें चलती हैं वो चलना स्टार्ट हो जाती है। एंड आईपीओ को और एसआईपी वगैरह ये सारी चीज़ें तो हम आगे अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से बेसिस समझने वाले हैं, क्योंकि अभी आप इतना समझ लिए कि जो बिजनेस है 100% हिस्सेदारी अभी पूरी कंपनी के पास ही है। ठीक है, एंड वो चाहते हैं कि हम 20% हिस्सेदारी लोगों में बांटने के लिए तैयार हैं। एंड एक तरीके से ये मान लेते हैं कि कोई केले वाला है, ठीक है, उसके पास 10 करोड़ केले हैं। ठीक है, एंड 10 करोड़ में से वो 20% देने के लिए लोगों को तैयार है। तो 10 करोड़ में से जैसे मान लेते हैं 20% हो गया अपना 2 करोड़ केले। तो इसी तरीके से समझेंगे कि 2 करोड़ एक तरीके से शेयर्स के फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि कंपनी ने 2 करोड़ शेयर्स अवेलेबल करा दिए। अब देखो चाहे तो कोई एक इंसान 10 शेयर खरीद ले, 100 खरीद ले, या 1 लाख शेयर खरीद ले, तो उस हिसाब से अपने परसेंट की हिस्सेदारी उसको मिल जाएगी। ठीक है, एंड उसे लगता है कि यार अब मैं 1 साल से मैंने 1000 के भाव पर शेयर खरीदे थे, अब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी, प्रॉफिट कर रही थी, एंड डिमांड भी शेयर की बढ़ती जा रही थी। सो उस हिसाब से शेयर की प्राइस भी बढ़ गई, तो वो 1200 पे जाकर 1 साल बाद एग्जिट ले लेता है। वहीं किसी और को लगता है इस कंपनी में और ग्रोथ होगी और होगा, तो जितनी क्वांटिटी शायद जैसे उसने 100 शेयर बेचे तो दूसरा व्यक्ति आके खरीद लेता है, क्योंकि वॉल्यूम्स ना बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप तुरंत अगर अपने शेयर सेल करते हो तुरंत खरीदने वाला तुरंत वो माइनर सेकंड में चीज़ें हो जाती हैं, बाय सेल एक्सचेंज माइनर सेकंड में चीज़ें हो जाती हैं। उस चीज़ को भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। फिर उसके शेयर की प्राइस डिमांड सप्लाई के थ्रू ऊपर नीचे होती रहती है, कंपनी के प्रॉफिट वगैरह और भी सारे काफ़ी सारे रीजन्स रहते हैं, उसके हम एक डेडिकेटेड लेक्चर उन चीज़ों पे हम आगे अच्छे से समझेंगे, कोई इशू नहीं है। एंड अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं, थोड़ा ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा मार्केट में कि और किस तरीके से टेक्निकल लेवल पर चीज़ें रहती हैं। ठीक है, हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा है कि जैसे देखो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जैसे इसका प्राइस 1250 के आसपास चल रहा है। ठीक है, एंड अगर हम देखें कि यहाँ पर देखो नीचे जो रहता है वो टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, अब ये 2010 के आसपास और पीछे थोड़ा सा हम जाते हैं, ठीक है, 2004 के आसपास जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस शेयर की प्राइस 50 रुपये चल रही थी। ठीक है, आज के टाइम पे 2025 के टाइम पे अगर हम देखें इस शेयर की प्राइस 1250 रुपये चल रही है, एंड ये 1600 तक गया था। तो क्या रहता है, इससे कहीं ना कहीं हमें हिस्टोरिकल डाटा पता चलता है। ये HDFC बैंक्स हो गए, देखो बैंक्स को भी ज़रूरत रहती है अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए, है ना। तो बैंक देखो हमें तो लोन देती है और खुद थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी देकर, है ना, लोगों में बांट कर बिना लोन को बिजनेस ग्रो कर रही है ना। एशियन पेंट्स जो कि हम अपने घर में काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो अगर देखो आप एक तरीके से चार्ट के फॉर्म में देखते हैं कि एशियन पेंट्स का शेयर का प्राइस क्या है, किस हिसाब से प्रॉफिट्स दिए हैं टाइम के हिसाब से। देखो ये जो नीचे रहता है ना अपना, ये अपना टाइम फ्रेम रहता है। आप देख रहे होंगे कि 2003, 2006, 2009 इस तरीके से चीज़ें चल रही है ना। एंड इधर जो अपना राइट साइड रहता है, इस साइड में रहता है अपना ये जो है, ये अपना स्टॉक का प्राइस रहता है कि वो कितना भाव चल रहा है उस कंपनी के शेयर का। ठीक है, तो देखो मेन यही है ना, क्योंकि नीचे टाइम हो गया और इधर प्राइस हो गया, तो चार्ट जब देखते हैं थोड़ा सा आसान रहता है कि 2009 के आसपास एशियन पेंट्स के शेयर की वैल्यू 130 रुपये के आसपास की थी। ठीक है, एंड 2000 हाँ
2024 की अगर टाइम की बात करें तो इसके शेयर की वैल्यू 3000 के आसपास पहुंच गई। तो देखो कहीं ना कहीं अपना 3000% के आसपास एशियन पेंट्स ने प्रॉफिट्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो देखो क्या हो गया कि देखो अभी तक हम लोग खर्चा कर रहे थे अपने घर में पेंट्स कराने के लिए, लेकिन उन्हीं कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट करते थोड़ा बहुत पैसा, तो वो पैसा सिर्फ रिफंड ही नहीं बल्कि अच्छे लेवल पे रिटर्न्स भी हमको देकर जाता। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। देखो टाटा मोटर्स हो गया है ना, एंड महिंद्रा देखो अभी काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ आई हैं उनकी, है ना, उनका भी अगर हम देखते हैं तो जब 2005 के बाद देखो आप देखो 68 का जो स्टॉक प्राइस था वो 3000 के समथिंग पहुंच गया। सो है ना, आप देख रहे हो कि 3500% के आसपास के रिटर्न्स हो गए। Hyundai देख सकते हैं हम, एंड नेस्ले इंडिया देख सकते हैं, टाइटन देख सकते हैं। सो जो अच्छी कंपनीज रहती है ना, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाती हैं, है ना। एंड हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार शायद हम काफ़ी सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं होता कि स्टार्टिंग लेवल पे इतने सारे बिजनेस हम रन कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि देखो आप खुद देखो अंबानी जी भी हैं एंड अडानी जी भी हैं, जितने बड़े हम बिजनेसमैन देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे बिजनेस रन कर रहे होते हैं। एंड हम स्टॉक मार्केट के थ्रू एक भी बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके इनडायरेक्टली तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं टॉप बिजनेसेस में, जिस फील्ड के हम चाहते हैं, जिस सेक्टर के हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हमें मिलता है, जो कि स्टॉक मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल रहती है। एंड देखो ये लॉन्ग टर्म की कुछ चीज़ें हो गई, काफ़ी सारी शॉर्ट टर्म की चीज़ें भी रहती हैं जिनमें कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम पर ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट हो जाते हैं। एंड देखो रिस्क भी थोड़ा उस हिसाब से ही रहता है, ठीक है। तो आगे की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली जो हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे समझेंगे कैसे कंपनीज को फिल्टर्स करें जो हमारे लिए फ्यूचर में थोड़ा अच्छी हो सकती है, किस तरीके से कंपनी को एनालाइज किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, ठीक है। अब भी इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम आगे की मार्केट की चीज़ें समझेंगे, अकाउंट को कैसे यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ उसकी, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। एंड मार्केट में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या तरीके हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रेडिंग के एक अलग दुनिया में हम इंटर करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को देखो लाइक जरूर कर देना, है ना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आप।